हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी 2027 की आप तैयारी करने जा रहे हो। तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी स्पेशल होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे काफी लेट से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फाइनली उनका स्कोर कम आता है, और स्कोर कम होने की वजह से बच्चों का जो ड्रीम होता है आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज, डीयू या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का, वो नहीं जा पाते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, जो बच्चे एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे। भाई यहां पे आपको देने वाले स्ट्रेटजी, डेली रूटीन, राइट अप्रोच और सबसे बड़ी बात स्टडी मटेरियल। बच्चे यहीं पर आकर भटक जाते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, कहां से करें, हमारी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी युद्ध में जाओगे तो युद्ध शुरू होने से पहले बनाई गई सही रणनीति आधी विजय सुनिश्चित कर देती है। यानी अगर आपका प्लानिंग अच्छी होगी, सिंपल सी बात है कि आप उस युद्ध को पहले ही ऑलरेडी जीत चुके हो। सही योजना और सही समय किसी भी युद्ध के सबसे बड़े हथियार होते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा नहीं होगा, आपका जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल वो आपके पास नहीं होगा, अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हो, आपके पास औजार ही नहीं है, तो आप कैसे युद्ध करोगे। आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कैसे हमें युद्ध करनी है, किसके सामने युद्ध करने जा रहे हैं, किससे युद्ध करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप सभी को वही सारी चीजें बताऊंगा जो आपको एनसीईटी 2027 में चाहिए होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन, और यह सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। तो आपको पता होगा हमारी जो कोचिंग संचालित है वो आपका महादेव की नगरी काशी से होती है। तो भाई एक बार ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा जब से एनसीईटी का एग्जाम आया है 2023 से, उस टाइम से हम लोग आपको एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं थी जो एनसीईटी के लिए आपको गाइड करे, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट एनसीईटी कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। आप किसी भी आईआईटी में जाओ, किसी एनआईटी में जाओ, आरआई में जाओ, डीयू में जाओ, या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ, हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा अचीवमेंट रहा है 2026 का, आप इसको देख सकते हो। लगभग 30,000 बच्चों को यहाँ पे हमने गाइड करा हुआ है, और फाइनली बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो प्यारे बच्चों, मिशन हमारा 2027 यहां से स्टार्ट होता है, और सबसे पहले आपको मैं कुछ रिजल्ट दिखाता हूं। वैसे आपको पता होगा कि रिजल्ट के नाम से ही एनसीईटी कॉन्सेप्ट फेमस है। बहुत सारे बच्चों का भरोसा है एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर, और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। जो बच्चे भरोसा बनाते हैं, सिंपल सी बात है, उनका रिजल्ट होता है बच्चे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात करने वाले बहुत सारे आप रिजल्ट देख लेंगे। अब देखो होता क्या है, एनसीईटी एग्जाम में आपको 7 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पेपर 1 होता है, सब्जेक्ट 7 होते हैं, और सभी सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एग्जाम देने होते हैं, लेकिन 3 घंटे में ही आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे देना होता है। ठीक है, टोटल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 181 क्वेश्चन आता है, और आपको जो आंसर करना होता है 160 का आपको आंसर करना होता है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल आपका जो स्कोर होता है वह 640 होता है, और 640 में अगर आप यहाँ पे 400 प्लस ले आते हो तो आप जिस कॉलेज में जाओगे वहां आपके एडमिशन हो जाते हैं। जनरली यही रहा, लेकिन अगर आप प्रयास करना भाई कि इस बार हम लोग को 500 प्लस नंबर लाने हैं, और बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं, नो डाउट बहुत सारे बच्चे नंबर लाते भी हैं, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से तैयारी करते हैं वही बच्चे नंबर ला पाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल आपके एग्जाम में 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 आपका लैंग्वेज होता है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका जीटी होता है। तो इस सबके लिए कंपलसरी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। अब डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपका वो डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर, कि आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपका पीसीएम होगा, पीसीबी होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह होगा। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है भाई तो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट रहेगा। सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है कि कौन से यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कौन सा आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना है।
तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको आगे चलकर मिलेंगे कि अगर मान लीजिए आपको आरआई से बीए बीएड करना है तो आरआई क्या बोलती है कि हमारे यहाँ बीए बीएड करना है आपको, तो भाई आप किसी बैकग्राउंड से होंगे आपको डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। डीयू क्या बोलती है कि जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहा है, जो 10+2 में आपका सब्जेक्ट रहे वही आपके डोमेन होना चाहिए। चाहे साइंस से हो तो आपका साइंस का होना चाहिए, आप हमारे बीए बीएड करना चाहते हो तब, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग अलग है, जो चेंज होते रहता है वो आपको बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। तो अभी आप देखो आपके लिए कॉमन जो सब्जेक्ट है 2 लैंग्वेज, ये भी आपको अपने अनुसार सिलेक्ट करने होते हैं कौन सा लैंग्वेज को आपको एग्जाम देना है। तो लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको बताएंगे, उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी। डोमेन सब्जेक्ट का सिलेक्शन पर भी एक स्पेशल वीडियो आएगी। बाकी 2 सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका जीटी यानी जनरल टेस्ट, जो सबके लिए कॉमन होता है और मैंडेटरी होता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चंस और टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं ये भी आपको बताया गया है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको आगे मिलेगी। प्यारे बच्चों आपको पता होगा आपका जो एग्जाम है वह लगभग अप्रैल के एंड में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2025 में वह आपका 29 अप्रैल को हुआ था और 2026 में जो आपका एग्जाम हुआ है वो 17 अप्रैल को हुआ है। तो आप मानकर चलो कि आपके जो एग्जाम फॉर्म आएंगे एनसीटी का वह आपका फरवरी एंड में या फिर मिड फरवरी में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। उससे पहले बहुत कम चांस है यहां पे, ठीक है। एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम आपका अप्रैल के एंड में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पे जो आपका मोड आप एग्जामिनेशन जो होता है आपका सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर आपको मिलते हैं, डेस्कटॉप मिलते हैं, डेस्कटॉप पे आपको एग्जाम देना होता है। अब सीबीटी मोड एग्जाम कैसे होती है इस पर भी बात करेंगे आगे चलकर जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा। अभी आपको इसको लेकर परेशान नहीं होनी है। उसके बाद टोटल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता होगा पहले से भी। मीडियम की बात करते हैं आप किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो। 13 लैंग्वेज दिया गया है, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आप किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो, बशर्ते आप जब फॉर्म भरोगे एनसीटी का उस टाइम पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि सर हाँ इस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस आपने देख लिया होगा, थोड़ा आपको ओवरव्यू देंगे, उसके बाद डिटेल में सिलेबस आपको बताने वाले आगे चलकर, ठीक है। तो यहां पे आप देखो अगर बात करते हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज सिंपली क्या होता है, जो आपके लिटरेचर का पार्ट है उससे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन ग्रामर से क्वेश्चन ज्यादा आता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें हम लोग, है ना। तो यहां पे देखो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कैसे पढ़ना है उस, अगर देखो बच्चे अगर सिंपल सी बात करते हैं तो जिस सब्जेक्ट के टीचर आपको बताएंगे उसी सब्जेक्ट के टीचर पर आप भरोसा करिएगा कि हाँ सिलेबस किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बाकी लैंग्वेज के टीचर आपको लैंग्वेज सिलेबस बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। उसका डोमेन सब्जेक्ट में आपका होता है क्लास 12th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है, वो भी आपको बताएंगे उसका अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसके बाद जीटी की बात करेंगे, जीटी में आपका जनरल मैथ होता है, रीजनिंग होती है, जीके जीएस होता है, करंट अफेयर होता है। लेकिन इस पर भी फोकस आपको ज्यादा किस पर करनी है इस पर भी बात करेंगे हम लोग, कि आपको रीजनिंग फोकस करना है कि मैथ फोकस करनी है कि आपको यहाँ पे जीके जीएस फोकस करनी है कि करंट अफेयर फोकस करनी है, ये भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि सबसे इजी सब्जेक्ट है और बच्चे इससे डर जाते हैं, सोचते हैं सर पहली बार 12th के बाद मैं पढ़ने जा रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत दिक्कत होती है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान से आपको बहुत इजीली आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत आपको इस सब्जेक्ट में नहीं आने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाई आपका इंग्लिश का सिलेबस है, तो ये तो भाई शॉर्ट में आपका सिलेबस दिया एनटीए ने। बाकी जो आपके टीचर्स होंगे जिस सब्जेक्ट के आपको पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के जो टीचर हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के आपको डिफरेंट फैकल्टी देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अलग टीचर है आपके, हिंदी के आपके अलग टीचर हैं, जीटी के अलग टीचर है आपके, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड अलग टीचर है, डोमेन में हर एक डोमेन का अलग अलग टीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई अपने आपके जो टीचर है आपके सब्जेक्ट के बारे में वही आपको बताएंगे डिटेल में। सिलेबस वीडियो आप देख रहे होंगे, डेली आपको देखने को मिल रही होगी, और नहीं मिली तो मिलेगी आगे चल के, आपको पता चल जाएगा कहां से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। उसके बाद यह जो आपका सिलेबस है आप देख सकते हो आपका जीटी का सिलेबस है, ठीक है। जीटी में देखो बेटा होता क्या है कि आपके एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, उसके बाद 60 से 8 क्वेश्चन आपके आएंगे मान लो करंट अफेयर और जीके जीएस से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं करंट अफेयर में ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा फोकस आपको नहीं करनी है। रजनीश सर आपको पढ़ाते हैं करंट अफेयर, लास्ट टाइम में अगर आपको पढ़ा दे भाई वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको ज्यादा बता दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होता है, उसके लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, आपको मेनली जो फोकस करना है रीजनिंग पर करने हैं, क्योंकि हर बच्चे का रीजनिंग अच्छा होता है। मैथ की बात करें, मैथ वाले बच्चों का मैथ अच्छा होता है, जीके जीएस उतना अच्छा नहीं होता है, और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं उनका जीके जीएस अच्छा होता है, मैथ अच्छा नहीं होता है। तो जिस भी डोमेन में आपकी पकड़ है,
जो भी डोमेन आपका स्ट्रॉन्ग है आप उस पर काम करिएगा। कुल मिलाकर 28 क्वेश्चन में आप प्रयास करना 20 के आसपास क्वेश्चन करने का, ताकि एक अच्छा स्कोर आपका आ सके, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो सिलेबस होने वाला है वो हमारा बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड। यहां पे आपको दिख रहा है टोटल आपके 10 आपके यूनिट हैं, ठीक है, 10 चैप्टर है, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूं कितने, तो आपको भाई देखो मैं पढ़ाता हूं आपको एक चैप्टर ए वाली, उसके बाद 2 से लेकर हम बात करते हैं 6 तक का, ये हमारा एक चैप्टर होता है। इसको मैं अलग अलग नहीं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। एक काफी आसान होता है, ये हमारा काफी आसान होता है, ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। ये सेकंड चैप्टर काफी इजी होता है। इसमें मैं आपको सिर्फ 2 या 3 क्लास दूंगा, और उन्हीं 2 या 3 क्लास से हर टॉपिक का क्वेश्चन आप बना लोगे। और कैसे पढ़ाऊंगा हमारी जब सिलेबस वाली वीडियो आएगी आप उस टाइम पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने 12 घंटे का मैराथन भी लिया हुआ है, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं, ठीक है, और आएंगे भी आगे चल के। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट जो हमारा होगा अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशन इनिशिएटिव, लाइक हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, एनईपी 2020 हो गया, एनसीएफ हो गया, आर राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे एजुकेशन को लेकर, जो एजुकेशन के बारे में बात करती हैं, ठीक है, बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है ना, तो भाई यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट नंबर 4, यहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एक यूनिट है आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और लास्ट हमारा नैरेटिव, यानी जो हमारे थिंकर्स रहे हैं उनके क्या आइडियाज हैं एजुकेशन को लेकर, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको भाई देखो मैं बताता हूं, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं मैं बोलता हूं कि बस आपको पढ़ना है 6 सब्जेक्ट, 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, 6 आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही नहीं है, इसको हम लोग मजे मजे में करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यहां पे अगर आप एनसीडी कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा डोमेन सब्जेक्ट की बात करें। अब देखो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कैसे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, भाई टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर की जो स्ट्रेटजी होती है वो कैसे बनते हैं। भाई हमने बहुत सारे टॉपर से बात करा हुआ है, मैं पिछले 4 सालों से गाइड कर रहा हूं आपको, 23, 24, 25, 26 और आपका 27 आ गया। बहुत सारे टॉपर से हमने बात करा, लगातार बच्चे हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चे बताते हैं सर कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमने अप्रोच अपनाया था, किस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। बच्चे कम पढ़कर भी अच्छा स्कोर करते हैं, तो वही आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। यहां पे डोमेन सब्जेक्ट की बात करें बेटा, तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, वो भी क्लास 12th का, 11th का नहीं, और उसका शॉर्ट नोट्स बनानी है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, बस सिर्फ रीड करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। अच्छा है, अब लास्ट टाइम आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। उसके बाद पीवाईक्यू, भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं डोमेन सब्जेक्ट के, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। उसका प्रैक्टिस एमसीक्यू, भाई सिंपल सी बात है, 10+2 में आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा आपका जो बोर्ड्स का एग्जाम है वो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन एनसीटी का एग्जाम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू का डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आप खुद से करो या फिर टीचर्स आपको कराते रहते हैं, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। रिवाइज एवरी वीक, आपको हर सप्ताह, तो भाई सिंपल सी बात है हर बच्चे को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी यही हमारी स्ट्रेटजी होगी डोमेन सब्जेक्ट। बाकी अगर देखो सिंपल सी बात है, जिस बच्चे ने नीट की तैयारी की है, जेईई एडवांस की तैयारी करी, सिंपल सी बात है उनका डोमेन सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वहां पे आपको एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा यहाँ पे लैंग्वेज सिलेबस की बात करते हैं। लैंग्वेज काफी आसान होता है, इसमें आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हो, इसका सिलेबस लिमिटेड है और आप कम पढ़कर भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप लोग आपके 2 सब्जेक्ट, सॉरी आपके 2 लैंग्वेज हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें चलाकी लगाते हैं, ठीक है, और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट हिंदी है, एक हिंदी कम्युनिकेशन है, हिंदी जनसंचार तंत्र है, उसका सिलेबस लगभग मैच करता है, तो बच्चे उसको पढ़ लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट ले लेते हैं, दोनों हिंदी ले लेते हैं। आप दोनों इंग्लिश ले सकते हो, आप उड़िया इंग्लिश ले सकते हो, आप असमी इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। आप अपना एक रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश, या फिर रीजनल लैंग्वेज और हिंदी आप ले सकते हो। लैंग्वेज काफी आसान होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ग्रामर एंड लिटरेचर, आपको फोकस करना है। पहली बात, लैंग्वेज का पहले आपको टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आप क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, या फिर आप पहले पीवाईक्यू देख लो, उसके बाद आप क्या करो, टॉपिक कंप्लीट करो। बस एक बार टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवाइज एवरी मंथ। आप ज्यादा अगर देखो शुरुआत में कम भी पढ़ोगे ना, लास्ट टाइम में एग्जाम से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अगर आप रिवाइज कर लोगे लैंग्वेज को, फिर भी आपका लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, भाई इसके सब्जेक्ट अगर मैं बताऊं आपको,
मैं अगर बच्चे पर्सनली बताऊं तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, और इसका क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो। आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये सारा जो भी हमारा कंप्लीट टॉपिक पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम टैग वर्ड्स के नाम से जानते हैं, और यही टैग वर्ड्स आपको देंगे, और इससे ही आप लगभग 5 यूनिट आप कवर कर लोगे। उसके बाद एनईपी 2020 हो गया, जो हमारा कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जो फैक्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे, उसको आपको याद करने पड़ेंगे। ये भी काफी आसान है। मैं आपको थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते आपको एमसीक्यू कराऊंगा हर एक टॉपिक से, यहां से आपको हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जनरल टेस्ट की अगर बताएं यहां पे स्ट्रेटजी, भाई इसके लिए देखो हर बच्चे का रीजनिंग लगभग स्ट्रांग होता है, नहीं भी होता तो बच्चों को समझ में आती है, आप कर लोगे इजीली इसे आप, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे दो टाइप के बच्चे आते हैं, एक ऐसा बच्चा है जिनका मैथ काफी वीक होता है, मैथ से डर लगता है, एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जीके जी से डर लगता है, एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको किसी से डर ही नहीं लगता है ना, चाहे मैथ हो चाहे कुछ भी हो, आओ भाई हम टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो फोकस करना आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उस पर आप ज्यादा काम करिएगा, है ना। अब देखो जैसे मैथ, जिन बच्चों को मैथ नहीं है, आप मैथ में क्यों पकाओगे भाई, सिंपल सी बात है, थोड़ा कम ही करो, 2-4 क्वेश्चन मैथ का कर लीजिएगा, बाकी जीके जी से ज्यादा फोकस करना आप लोग। करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वैसे आपको लास्ट टाइम में वीडियो प्रोवाइड होगी, आपको इसी चैनल मिल जाएंगे वीडियो। तो करंट अफेयर के लिए आपको अभी से नहीं पढ़नी है, अब मत सोचना सर आज से ही करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, भाई आज से नहीं पढ़ना, इतना आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको लगभग 8 से 10 वीडियो मिलेगी करंट अफेयर का, ठीक है। एक महीने का आपको एक वीडियो मिलेगा, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जहां से स्कोर आप ला सकते हो वहां पे आप मेहनत करो ना बेटा, तो भाई देखो देखो आप कहां से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, उस पर आप मेहनत करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अब सबसे बड़ी बात, वाई स्टूडेंट स्टार्ट लेट। जो बच्चे होते हैं काफी लेट क्यों स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम ज्यादा है, बहुत टाइम है, बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक, जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं भाई, क्लास 12th में है, वो सबसे बड़ा जो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, वो बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे। ये वाली लाइन ना मुझे भी चुभती है, मैं इसलिए चुभती है कि जब लास्ट टाइम में जब काउंसलिंग होती है उस टाइम बच्चे रोते हैं कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आईआईटी में 1 नंबर से रह गया, एनआईटी में 1 नंबर से रह गया, आरआई में सर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप सोचते हो बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे। भाई देखो अगर आप बोर्ड से बात पढ़ोगे टाइम बहुत कम मिलता है, एक महीने में आप कैसे तैयारी कर लोगे, आप खुद सोचो ना। अप्रैल में आपकी एग्जाम होती है, मार्च में आपका यहाँ पे बोर्ड्स होता है, तो कैसे आप यहाँ पे टाइम दे पाओगे, दे ही नहीं पाओगे, आपका टाइम रहता ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इजी जो सब्जेक्ट है उस शुरुआत से करते जाओ आप लोग। नो डाउट बोर्ड्स में भी आप लगभग आप 8 घंटे पढ़ो, तो आप 6 घंटे 7 घंटे बोर्ड्स के लिए पढ़ो, एनसीईटी के लिए आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ो अभी से, लास्ट टाइम में प्रेशर कम रहेगा आपके सामने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद पढ़ेंगे, ये क्या हुई बात भाई, आप खुद सोचो, बात वही होगी, बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे, एप्लीकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी होती है। आप युद्ध में जा रहे हो, आप युद्ध करने जा रहे हो, तो पहले से आपको प्लानिंग होनी चाहिए। अब युद्ध के दिन थोड़ी प्लानिंग करोगे कि हाँ भाई किससे लड़ना है, उससे लड़ना है क्या, कौन सा हथियार होने चाहिए, कौन सा औजार होनी चाहिए, है ना। तो इस पे आपको फोकस करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रिपरेशन मिस्टेक यही होती है बच्चों के सामने कि अभी टाइम बहुत है, बोर्ड्स के बाद करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद करेंगे, मैं तो कर सकता हूं, मैं बहुत तेज तरार हूं, मैं टॉपर रहा हूं क्लास के टॉपर रहने से क्लास में मार्क्स आते हैं, एनसीईटी में मार्क्स नहीं आते बेटा। एनसीईटी के लिए आपको एक अलग अप्रोच से पढ़नी होती है, एक प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत बड़े टॉपर, आपको हर जिले का हर गांव का टॉपर से आपकी मुलाकात होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। आप सिर्फ अपने गांव के टॉपर हैं, जो आप सोचते हो मैं सर 12th का टॉपर रहा हूं गांव में अपने स्कूल में, भाई स्कूल का टॉपर आप रहे हो, आपने एनसीईटी का टॉपर थोड़ी आप रहे हो। एनसीईटी के टॉपर रहने के लिए आपको एक बेहतर, एक एकदम समझिए स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जो बच्चे स्टार्ट अर्ली, जो जल्दी स्टार्ट करते हैं उनके सामने प्रेशर बहुत कम होता है, बेटर स्कोर लेकर आते हैं। जो बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं हाई प्रेशर होती है और लो स्कोर आता है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखो होता क्या, जो बच्चे पहले स्टार्ट करते हैं उनके बेनिफिट क्या होते हैं, तो भाई सिलेबस कंप्लीट कर लेता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको बिल्डिंग अच्छा बनानी है, आपकी बिल्डिंग आप चाहते हो बहुत तगड़ा बने, तो आपका फाउंडेशन तगड़ा होनी चाहिए। तो भाई आप शुरू से पढ़ोगे तो फाउंडेशन आपका तगड़ा होता है। उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन बच्चे कर लेते हैं। मॉक टेस्ट बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आपको पता होगा 3 घंटे का टाइम मिलता है, 160 क्वेश्चन करने होते हैं, टाइम का शॉर्टेज होता है, टाइम बहुत कम होता है। उसके लिए आपको शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट दोगे तो आपके अंदर का जो डर है, जो कॉन्फिडेंस बचे ना, वो आपके अंदर आएगा, ठीक है। डर आपका भागेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएंगे कि हाँ मॉक टेस्ट दिए हैं, 3 घंटे में क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, एग्जाम में भी आप 3 घंटे में क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है।
हाई कॉन्फिडेंस आपकी आती है। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो सिलेबस आपका इनकम्प्लीट होता है, आप बहुत पैनिक हो जाते हो, आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लो कॉन्फिडेंस आती है, आपके स्कोर भी अच्छे नहीं आते हैं, फिर आप ड्रॉप लेते हो और नेक्स्ट ईयर की आप तैयारी करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो बच्चे हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। आपको पता होगा कि जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है तब से हम लोग एनसीईटी आपको गाइड करते हैं और हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। आप किसी भी आईआईटी में जाओ, चाहे आईआईटी आप खड़गपुर जाओ, आईआईटी भुवनेश्वर जाओ, आईआईटी रोपड़ जाओ, आईआईटी आईएसएम धनबाद जाओ, आईआईटी आप जोधपुर जाओ, या फिर एनआईटी कालीकट जाओ, एनआईटी त्रिची जाओ, एनआईटी वारंगल जाओ, एनआईटी पौंडीचेरी जाओ, एनआईटी अगरतला जाओ, एनआईटी जालंधर जाओ, आरआई भोपाल जाओ, आरआई अजमेर जाओ, आरआई मैसूर जाओ, आरआई भुवनेश्वर, कहीं पर भी जाओ, डीयू के कॉलेज में जाओ या फिर सेंटर किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट जाओ, हर जगह आपको एनसीडी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सीनियर्स होंगे। भाई हमारा बैचेज है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो कि सारे स्टडी मटेरियल एक साथ मुझे मिल जाए, एक अच्छा गाइडेंस मुझे मिले, एक बेटर फैकल्टी मुझे मिले। बच्चे आपको पता होगा इस बार जो है हमने अपने फैकल्टी में इंप्रूवमेंट करा हुआ है। लास्ट ईयर कुछ बच्चों का शिकायत था, वो सारी शिकायतें दूर की है। इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी बैचेज है, और हमारी बैचेज अभी दो टाइप की हैं। एक आपका है श्योर सिलेक्शन प्लस और एक हमारा है श्योर सिलेक्शन। इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। तो श्योर सिलेक्शन प्लस में क्या होता है बेटा कि श्योर सिलेक्शन प्लस में आपको टारगेट बैच फ्री मिलता है आगे चलकर, जो आपके याद है क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, उसका काउंसलिंग हेल्प आपको मिलता है, नॉन डोमेन का आपको ई बुक भी मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको टारगेट बैच और क्रैश कोर्स नहीं मिलेंगे, आपको फिर से अलग से बाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स हर बच्चे को चाहिए होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे, काउंसलिंग हेल्प भी आपको मिलेगा, हर तरह से आपको गाइड करेंगे हम लोग, नॉन डोमेन का आपको ई बुक भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर बात करते हैं दोनों बैचेज हैं तो सिर्फ 500 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। और देखो इस बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो बैच को, और आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। और एक सही स्ट्रेटजी, एक सही प्लानिंग के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम आईआईटी में, ड्रीम एनआईटी में, ड्रीम आरआई में आप जा सकते हो, या फिर किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अगर आपका सपना है तो आप जा सकते हो। सिंपल सी बात है, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। कोई भी आपकी दिक्कत होगी, कोई भी क्वारी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन अपने अपने सिलेबस वीडियो के साथ या फिर अन्य अपडेट के साथ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल